तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टोटल 6 मेथड जो कि आप रिएक्ट में कोई भी कंपोनेंट को स्टाइल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको 6 मेथड के बारे में नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारे मेथड के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना फेवरेट मेथड के बारे में बताऊँगा जो कि मैं स्टाइलिंग के लिए यूज़ करता हूँ रिएक्ट में, और कौन सा सबसे इफ़िशिएंट है ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को जरूर से आपको सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी ये चैनल ग्रो होगा और आपको ऐसा कंटेंट और भी फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग करने का सबसे पहला मेथड हम लोग देख लेते हैं जो कि है आपका इनलाइन CSS। तो उसको यूज़ करना काफ़ी आसान है। आप कोई सा भी यहाँ पे JSX एलिमेंट लीजिए, जैसे कि ये बटन है, और उसके अंदर आपको सिंपली लिखना है स्टाइल, ठीक है। और स्टाइल के अंदर आपको ब्रेसेस खोलना है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई सा भी आप CSS प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको देखना है कि कौन कौन सा CSS प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो आपको VS कोड में प्रेस करना है कंट्रोल स्पेस। देखिए सारा यहाँ पे आपको मिल गया प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं कुछ प्रॉपर्टी पहले से लिख रखा हूँ। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको मैं रिप्लेस करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका जो भी CSS प्रॉपर्टी है वो आपका कैमल केस में है। तो कैमल केस में आप लिखेंगे तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। तो अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करना है तो आपको कैमल केस में ही लिखना होगा बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो इसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि आप पैडिंग देख रहे हैं, उसे आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना है तभी वो काम करेगा। तो इसको सेव करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा बटन है वो रेड हो गया और इस पे इनलाइन CSS हो गया। तो ये आपका सबसे पहला मेथड था। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे दूसरा मेथड देखेंगे जो कि आप रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपका ग्लोबल CSS। तो यहाँ पे जो app.css का फाइल आप देख रहे हैं वो एग्जैक्टली आपका यहाँ पे app.js के फाइल में यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है। तो इसको इंपोर्ट करने से क्या होगा कि इसके जो भी चाइल्ड एलिमेंट है ना, सब में आप इस CSS फाइल का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। यानी कोई भी क्लास होगा इसके अंदर आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इस अप्रोच से फ़ायदा ये होता है कि ये इजीली सेटअप हो जाता है और एक ही सिंगल फाइल में आप सारा CSS लिखिए और उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक फाइल में सारा CSS लिखने का काफ़ी सारे डिमेरिट्स भी है। तो चलिए सबसे पहला डिमेरिट की बात कर लेते हैं। तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे क्लास नेम यूनिक रखना पड़ेगा और उसको याद करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई भी क्लास नेम रखते हैं तो बार बार उसको डिफरेंट रखना पड़ेगा, जिसके वजह से आपको क्लास नेम रखने में काफ़ी परेशानी होगी। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत है कि आपका एक ही फाइल में CSS होने की वजह से काफ़ी आपका ये जो CSS का फाइल है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपको हर जगह कमेंट्स का यूज़ करके उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि कौन सा फाइल में कहाँ क्या है। तो इसके वजह से आपका ज़्यादातर समय CSS फाइल को मेंटेन करने में ही बर्न आउट हो जाएगा। तो ये जो अप्रोच है वो किन लोगों के लिए सही होगा। तो अगर आप मान लीजिए प्लेन CSS के मदद से कोई सिंगल पेज ऐप बना रहे हैं तो उस केस में ये वाला अप्रोच ठीक ठाक रहेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए इस अप्रोच को मैं यूज़ करना बताता हूँ। तो सिंपल, अगर आप पहले से HTML CSS जानते हैं तो आपको एक सिंपल सा क्लास बना लेना है। जैसे कि मैंने एक बटन क्लास आप देखिए यहाँ पे बना लिया है। तो इस बटन क्लास को अब मैं कोई सा भी जगह पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इनलाइन CSS यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्लास नेम। तो अगर आप HTML बैकग्राउंड से आते हैं तो वहाँ पर आप क्लास यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये रिएक्ट है, ये JSX एलिमेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लास नेम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्लास जो है btn पास करेंगे। इसको सेव करने के बाद आप देखेंगे जो बटन का कलर वो एग्जैक्ट वही है जो इनलाइन CSS के ज़रिए था। और अगर मैं सेकेंडरी बटन में भी सेम क्लास यूज़ करता हूँ, इसको भी मैं btn करता हूँ, तो देखिए दोनों में अब एग्जैक्ट सेम बिहेवियर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस फाइल से आपका कोई भी आपका चिल्ड्रन एलिमेंट होगा उसमें सब में आप उसका क्लास नेम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड मेथड। अब हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड मेथड के बारे में। तो बेसिकली मैं साइज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये आपका क्या है, ये CSS का एक सुपर सेट बोल सकते हैं, जिसमें आपको CSS के साथ साथ यहाँ पे SAS का भी कुछ कुछ पावर मिलता है, जिसमें आपको नेस्टिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, मिक्सिंग्स का मिलेगा, इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा, और इस टाइप से काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे जिसका यूज़ करके आप ईजिली
आपका जो सैस का कोड है मेंटेन करके काफ़ी अच्छा CSS का कोड लिख सकते हैं, जिससे आपको जो मेंटेनेबिलिटी का जो इशू है वो काफ़ी कम फेस होगा। तो अगर आप प्लेन CSS यूज़ करते हैं तो ये मैं बोलूँगा सैस आप ज़रूर से ट्राई करिए, आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगेगा। तो सैस को यूज़ करने के लिए रिएक्ट में आपको सिंपल सा एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है npm i node सैस, ठीक है। तो इसको आप जैसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो CSS का जो फाइल है इसको रीनेम करके आपको करना है S लगा देना है, ठीक है। इसको लगाने के बाद app.js में जाके इसको भी चेंज करना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप देखेंगे कि रिएक्ट ऐप का अभी भी सेम ही बिहेवियर है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ये जो सैस का कोड है वो कंपाइल होके प्लेन CSS में जा रहा है और उस प्लेन CSS का यहाँ पे रेंडर होके आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सैस के अंदर दो टाइप के एक्सटेंशन होते हैं, एक होता है SCSS जिसमें आपको करली ब्रेसेस देना पड़ता है, जो कि आप CSS में ज़्यादा फेमिलियर होंगे, और यहाँ पे आपको फुल कॉलन देना पड़ता है। लेकिन अगर आप सैस यूज़ करते हैं, अगर मैं इसको सैस में कन्वर्ट कर देता हूँ, ए लगा दिया एक्सटेंशन, और इस बार मैं क्या करूँगा, करली ब्रेसेस यहाँ से हटा देता हूँ और ये दोनों देख रहे हैं इसको भी मैं हटा देता हूँ। इसको सेव करते हैं। अभी भी देखिएगा जो आउटपुट है वो एग्जैक्ट आपको सेम ही देखने को मिलेगा। तो मैं इसको खोलता हूँ तो देखिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत बोल रहा है क्योंकि app.js में भी चेंज करना होगा। सेव करते हैं तो देखिए अभी भी सेम आउटपुट मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे जैसे पाइथन में कोड होता है ना, उसी टाइप का यहाँ पे CSS का कोड हो रहा है, ठीक है। तो सैस उसके लिए जो कि पाइथन डेवलपर हैं उनको थोड़ा फेमिलियर होगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स को तो यहाँ पे आपको करली ब्रेसेस ही ज़्यादा पसंद आएगा, तो मैं करली ब्रेसेस ही प्रीफर करूँगा। तो इसको मैंने वापस से SCSS में कन्वर्ट कर लिया और इसको भी फिक्स कर लेते हैं। तो अब थोड़ा सा सैस का पावर यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, इस पे बटन पे हवर स्टेट हम लोग लगाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, %% का यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा हवर, और इसके बाद मैं हवर का यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो कलर है उसे ग्रीन कर देता हूँ टेक्स्ट का, और ये जो कलर है इसको मैं वाइट कर देता हूँ। सेव करूँगा और देखिए हवर करने पर ये ग्रीन हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप प्लेन CSS लिख रहे होते तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे btn हवर फिर ऐसे अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे नेस्टिंग का सपोर्ट है तो इसके वजह से आपको काफ़ी सारा इजी टास्क हो जाएगा, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको सैस के अंदर देखने को मिलती हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है। तो यहाँ लर्न सैस में जाके आप जो प्रॉपर्टी जो इसमें आपको फ़ायदा मिलता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि प्लेन CSS में आपको कोई भी वेरिएबल क्रिएट करने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए %% का यूज़ करना है और आपको इस वेरिएबल को जहाँ भी यूज़ करना है आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। नेस्टिंग तो मैंने बता ही दिया। और सैस के अंदर आपको मॉड्यूल्स का भी सपोर्ट मिलता है, जिसके वजह से आप क्या कर सकते हैं, कोई CSS प्रॉपर्टी को आप किसी और फाइल में रखिए और उस फाइल को यहाँ पे कॉल करने से दोनों फाइल कंपाइल होकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के काफ़ी सारे फीचर है जो कि आप ज़रूर से जाके देखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड मेथड। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे फोर्थ मेथड देख लेते हैं, जो कि आपका काफ़ी काम का है क्योंकि इसमें आपको मॉड्यूलैरिटी मिलता है। पहले app.css में क्या हो रहा था कि आप सारा कोड एक ही फाइल में लिख रहे थे और उसका यूज़ कर रहे थे आप डिफरेंट कंपोनेंट में। लेकिन अगर आप app.css के बीच में यहाँ पे अगर मॉड्यूल लिख देते हैं, मॉड्यूल, ठीक है, तो ये मॉड्यूलर कंपोनेंट यानी बन गया, यानी मॉड्यूलर CSS बन गया। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए इसका यूज़ अगर आपको प्राइमरी बटन में करना है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम, और इसका नाम लिखना है ऐप मॉड्यूल .css, लिखते हैं ऐप, कैपिटल था, ऐप मॉड्यूल .css। और इस स्टाइल को यूज़ करने के लिए आपको सिंपली अब यहाँ पे करली ब्रेसेस में लिखना है स्टाइल .btn, ठीक है। इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे कुछ एरर दिख रहा है कि app.css में ये मौजूद नहीं है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। तो देखिए प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया। अगर मान लीजिए इस बटन को भी सेम क्लास मुझे देना है, btn क्लास, तो मैं वो भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसी फाइल को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, दूसरा नाम बना लेता हूँ। तो इसका नाम रखते हैं सेकंड, ठीक है। और
इसको वापस से ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसका कलर जो है वो कर देंगे ग्रीन, ठीक है। और इसका हम लोग यूज़ करेंगे कहाँ, सेकेंडरी बटन में। हाँ, तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम स्लैश सेकेंडरी था ना, मॉड्यूल डॉट CSS, ठीक है। इसको सेव करेंगे और सेम क्लास नेम देख रहे हैं ना आप, तो इसमें मैं लिखता हूँ स्टाइल डॉट BTN, सेव करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये फाइंड नहीं हुआ, कुछ मैंने लगता है स्पेलिंग में गड़बड़ किया है, तो स्पेलिंग फिक्स कर देते हैं इसका, सेकेंडरी होगा। तो सेव करते हैं और इसके बाद आप देखेंगे कि ये हो गया ग्रीन। तो अब हमारा जो कोड है आपस में क्लैश नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप सेम क्लास नेम भी यूज़ करते हैं तो इस कंपोनेंट के लिए क्या हो रहा है, प्राइमरी बटन के लिए ये वाला ऐप में से CSS जा रहा है और इसमें से ये जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे क्लैशिंग नहीं हो रहा है। तो SAS में भी एग्जैक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे S लगाना है और यहाँ भी आपको लगाना है S, ठीक है। और इसके बाद आपको वापस से जो इंपोर्ट्स है उसको भी फिक्स करना होगा, मैं दोनों को फिक्स करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे बिहेवियर एग्जैक्ट सेम है और आप आसानी से SAS के भी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वापस से मैं यहाँ पे हवर स्टेट लगा के दिखा देता हूँ। इस बार हवर में जो कलर होगा बैकग्राउंड का वो ग्रीन कर देंगे, ठीक है। आप देखिए हवर कर रहा हूँ, ग्रीन हो रहा है। तो इस टाइप से आप जो मॉड्यूल वाला फीचर है रिएक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा 4th मेथड था। तो अब हम लोग यहाँ पे 5th मेथड देखने वाले हैं रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग के लिए। तो यहाँ पे एक CSS in JS करके एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें यहाँ पे काफ़ी सारे लाइब्रेरी हैं, जैसे एक इमोशन हो गया, एक स्टाइल कंपोनेंट हो गया। तो ये दोनों काफ़ी फेमस है, तो इसका नाम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए मान लीजिए अगर आपको स्टाइल कंपोनेंट यूज़ करना है तो इसको इंस्टॉल करना होगा सिंपली। तो यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm-i स्टाइल कंपोनेंट, इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल होने में थोड़ा वक्त लगाएगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो इसका यूज़ करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए सेम प्रॉपर्टी मुझे अप्लाई करनी है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इस क्लास नेम को भी रिमूव कर देता हूँ और हमारा जो इंस्टॉलेशन स्टाइल कंपोनेंट का वो हो गया। तो सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट स्टाइल्ड फ्रॉम स्टाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। और इसका स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए मैं एक बना लेता हूँ एक और बटन, जिसका नाम रखते हैं के बटन, ठीक है, कॉन्स्ट के बटन, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखूँगा स्टाइल्ड डॉट बटन। तो यहाँ पे देखिए जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं ना HTML के, सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन और यहाँ पे आपको बैकटिक्स का यूज़ करना है और इसके अंदर आपको सारा यहाँ पे CSS का कोड लिखना है। और यहाँ पे मैं बटन वाला जो कोड है वो मैं पूरा कॉपी करता हूँ और चलते हैं इसमें और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लास देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो स्टाइल्ड कंपोनेंट है उसमें आपको SAS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। देखिए SAS का कोड है ना, वो भी यहाँ पे रन होगा। तो बस आपको क्या करना है, ये जो के बटन है, जो ये बटन से आपको सिंपली उसे रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये अब के बटन बन चुका है, इसको सेव करते हैं और चलिए आउटपुट देखते हैं। तो देखिए के बटन है, एग्जैक्ट अभी भी आपको सेम बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो स्टाइल कंपोनेंट है ना, उसको आप जावास्क्रिप्ट से इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये के बटन है, इसमें मुझे जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है वो इस कंपोनेंट से उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो रेड प्रॉपर्टी देख रहे हैं इसके ऊपर मैं एक $साइन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट खोलता हूँ और ये जो फंक्शन है कॉल बैक होगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी असाइन करता हूँ, जो कि अभी मैं करूँगा, लिखता हूँ प्राइमरी, ठीक है। और अगर मान लीजिए प्राइमरी प्रॉपर्टी रहता है, प्राइमरी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, प्राइमरी ही यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। अगर वो नहीं होगा तो मैं एक कलर दूँगा रेड वाला, तो यहाँ पर रेड कलर होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए प्राइमरी प्रॉपर्टी रहेगा तो प्राइमरी अप्लाई होगा, नहीं तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी इसको सेव करते हैं। तो देखिए अभी भी यहाँ पे जो वैल्यू वो अभी भी वही है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं प्राइमरी जो प्रॉप है उसको मैं यहाँ पे ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं। तो देखिए बटन जो है वो ऑरेंज हो गया
और इस के बटन का हम लोग कहीं भी अब यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर मान लीजिए मैं एक सेपरेट फाइल बनाता हूँ, लिखता हूँ style.js, ठीक है। और इस कंपोनेंट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसके साथ ही ले चलता हूँ, ठीक है। कट कर लिया मैंने और इसके अंदर मैंने इसके डाल दिया, ठीक है। और इसको सिंपली मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद अब हम लोग इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट हो गया। और मान लीजिए मैं सेकेंडरी बटन में भी इसे इंपोर्ट करना चाहता हूँ, के बटन को इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे भी होगा बटन। तो इस क्लास नेम को हटा के यहाँ प्रॉपर्टी में चेंज करता हूँ प्राइमरी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीन, ठीक है। इसको सेव करते हैं और ये जो स्टाइल अभी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सेव करेंगे, आप देखिए ये सेकेंडरी बटन ग्रीन हो रहा है और ये आपका ऑरेंज, ठीक है। तो इस टाइप से आप स्टाइल कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टाइल और इमोशन में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन जो इमोशन है वो थोड़ा ज़्यादा क्या बोलते हैं लाइट वेट है और इसमें काफ़ी सारे और भी फीचर है जो कि आपको स्टाइल कंपोनेंट में नहीं मिलता। लेकिन जो ज़्यादातर जो पॉपुलर है वो स्टाइल कंपोनेंट ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये जो इमोशन वाला लाइब्रेरी है ना, वो आपका चक्रा यूआई में भी यूज़ होता है। तो मैं अभी चक्रा यूआई में थोड़ी देर में बाद में बात करूँगा। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 6th मेथड के बारे में, जो कि आप लोग रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए आपको काफ़ी सारे यहाँ पे यूआई लाइब्रेरी देखने को मिलता है, जैसा कि आपको यहाँ पे टेलविंड देखने को मिलता है, चक्रा यूआई देखने को मिलता है, मटेरियल यूआई देखने को मिलता है। तो इन तीनों के मदद से आप आराम से रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन तीनों के अलावा भी काफ़ी सारे यहाँ पे पैकेजेस मौजूद है यूआई लाइब्रेरी के लिए, लेकिन ये अभी तीनों ज़्यादा फेमस है रिएक्ट के अंदर, इसलिए मैं आपको तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो टेलविंड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपको यहाँ पे यूटिलिटी क्लासेस मिलते हैं। तो उन क्लासेस का यूज़ करके आप आसानी से कोई भी कंपोनेंट में काफ़ी फास्ट सीएसएस लिख सकते हैं। और उसी तरीके से यहाँ चक्रा यूआई में आपको काफ़ी सारे प्रॉप्स मिलते हैं। तो प्रॉप्स के अंदर आप आसानी से यहाँ पे कोई भी सीएसएस के प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये प्रोग्रेस बार है ना, तो इसमें कुछ प्रॉप्स मिलते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। स्पिनर हो गया, ये काफ़ी सारे आपको एलिमेंट पहले से मिलते हैं। तो ईजिली आप अपना जो वेबसाइट है काफ़ी फास्ट बना पाएंगे। उसी तरीके से जो मटेरियल यूआई है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट का सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो इसके मदद से आप काफ़ी फास्ट यहाँ पे यूआई बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि मैं कौन सा यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ। तो मैं बेसिकली यहाँ पे चक्रा यूआई का यूज़ करता हूँ। तो इसके लिए मेनली 2 कारण है। तो पहला कारण है कि इसमें आपको जैसे टेलविंड में क्लासेस मिलते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, जैसे कि जो भी प्रॉप्स है, उसको आप आसानी से जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो कि आप टेलविंड में करने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन चक्रा यूआई में वो इजी है। और अंडर द हुड ये इमोशन पे ही बेस्ड है, तो इसीलिए ये आप आसानी से जो स्टाइल कंपोनेंट में जो भी फीचर है वो आप चक्रा यूआई में परफॉर्म कर सकते हैं। उसी टाइप का इसमें फीलिंग आता है। तो अगर आपको स्टाइल कंपोनेंट पहले से सीखा हुआ है तो आप चक्रा यूआई सीखेंगे ना, तो काफ़ी जल्दी आप स्विच कर जाएंगे। और इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट कोर्स भी बना रखा है, जो कि तकरीबन 1 घंटे का है। तो अगर आप चक्रा यूआई सीखना चाहते हैं ना, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके ज़रूर से देखिएगा। और मटेरियल यूआई और चक्रा यूआई में कौन सा बेस्ट है, तो मैं बोलूँगा चक्रा यूआई, क्योंकि मटेरियल यूआई में आपको जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टी है ना, उसको छेड़छाड़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन एक फ़ायदेमंद बात है कि जो भी इसमें कंपोनेंट मिलते हैं ना, उसका यूज़ करके आप काफ़ी जल्दी बना सकते हैं। जैसे कि चक्रा यूआई में आपको जैसे स्पीड डायल है, इस टाइप का कंपोनेंट नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको खुद से कस्टम बनाना पड़ेगा इस टाइप का। लेकिन आपका जो भी मटेरियल यूआई है उसमें काफ़ी सारे और भी कंपोनेंट मिलते हैं, यानी कंपोनेंट का सपोर्ट इसमें आपको ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है। लेकिन जो भी स्टाइलिंग है इसमें चेंजेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगता है, ज़्यादा मेहनत लगता है। तो यही था टोटल 6 मेथड जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो कि रिएक्ट के अंदर मैं स्टाइलिंग के लिए यूज़ करता हूँ। तो होप से आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और अब ज़रूर से बताइए आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। और अगर मैं कोई मेथड बताना भूल गया तो ज़रूर से आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि मैं कौन सा मेथड भूल रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या देख रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर लो। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।